इधर इधर एक मिनट मैम मैडम रुको जी। मैम कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है हर भारतीय को देखनी चाहिए और हमारी जो इतिहास है जिसका सबसे काला सच जो है और जो हमसे छुपा के रखा हुआ है, वेल मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ इसके बारे में, लेकिन आई थिंक हर एक युवा को देखनी चाहिए कैसी हमारी जो हमारे देश की जो कैंसर है, टुकड़े गैंग, सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है हर भारतीय को देखनी चाहिए और इसको टैक्स फ्री हर जगह करना चाहिए। और विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए सबने मिलके। बॉलीवुड के भी पाप धो दिए इन्होंने। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और इनकी ये फिल्म इतनी काबिले तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह, निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। इतनी बकवास सड़ी हुई फिल्में प्रमोट करते हैं, इतनी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए अभी क्या हुआ इनको। मैम हाल ही में वही कपिल शर्मा ने ऐसा कहा गया कि मना किया था ये मूवी को प्रमोट करने के लिए, तो उनके बारे में क्या कहना है? ऐसे अफवाहें आ रही थी कि इस मूवी को शो पे नहीं और कोई देखा आपने इनकी झूठी तारीफें, इतनी गंदी गंदी मीडियोकर फिल्में बनाते हैं, एक दूसरे की कैसी तारीफें करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके भी पाप धुल गए हैं जो ये गंदे काम करते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को वुड बना के रखा, उनके भी पाप धुल गए हैं। इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी, समझे आप? ये इतनी अच्छी फिल्म है और ये ऑस्कर में जानी चाहिए। जैसे जूस की जो नरसंहार हुआ था, होलोकास्ट हुआ था, उस तरह से जो कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर्स हुए हैं जिसकी कोई बात नहीं करता है, उसको पूरा जब दुनिया देखेगी तो उनको पता चलेगा कि कैसे हिंदू वर्ल्ड में माइनॉरिटी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मूवी देख के लोग रो रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा इमोशनल मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी देख के। तो उन्होंने हर इंसिडेंस इज डॉक्यूमेंटेड, ये एक भी इंसिडेंस नहीं है जो फेक दिखाया हुआ है। अब अगर कलाकार सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन ये जो बॉलीवुड है इसको आदत पड़ी हुई है माफिया की गुलामी करने की, क्योंकि यहाँ पे तो सब माफिया राज था। बट आई थिंक इनके भी सबके पाप धुल गए हैं। इट इज सच अ गुड फिल्म एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गो एंड वॉच इट एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज प्रमोट इट एंड जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। और हमारी दुनिया, हमारे देश में अभी भी जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि टुकड़े गैंग कैंसर है, कैसे ये आपसी जो आसपास के देश हैं इनके साथ मिलकर भारत के टुकड़े करके हड़पने के चक्कर में है, वो सब भी एक्सपोज करता है। जाके देखिए। Sorry? Last 2 years, you have seen, a lot of content coming in. Let it be in the web series form or in the theatre form. And a lot of criticism also happens in the same way. आपने भी बहुत सारे experiments किए हैं जिसको लेकर audience बहुत ही हमेशा excited रहती है. But recently, the Kashmir files is getting. Let's stick to the points. Thank you. Actually, I have not seen that, and I've heard it's very successful. So, my congratulations to the team. I've not seen this. कंग्रेट्स बोलना चाहूँगी। जिस तरह के आप मुद्दे उठाते हैं, सच्चाई जिस तरह से आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, और हमने ये ट्रेलर देखा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर दिया मुझे, और जिस तरह से आपने 20 मिनट का वो दिखाया वो भी ज़्यादा इमोशनल फील हुआ उसको देखकर। ऐसा आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को द कश्मीर फाइल्स को? देखिए, कई बार क्या होता है कि कश्मीर के साथ समस्या ये हो गई कि कश्मीर में बहुत बात हुई अबाउट द जेनोसाइड, मर्डर्स, रेप्स, उसके बारे में बात बहुत हुई। पर जिन लोगों के साथ ये हुआ, जिनके साथ ये मर्डर हुआ, जिनके साथ ये रेप हुआ, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, उनसे किसी ने बात नहीं करी। और जब हम और पल्लवी जी निकले ये बात करने उन लोगों से, आप यकीन नहीं करेंगी कि टूटे हुए दिलों की आवाज़ एकदम अलग होती है। टूटे हुए दिल बोलते नहीं, उनको सुना जाता है। और ये मैंने सीखा कि जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो यानी मेरे जीवन का एक हिस्सा टूट गया। समझ लीजिए जैसे क्रैश हो गया, कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, मैं भी क्रैश हो गया कि हमने सारा टाइम उसको एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखने में बिता दिया। पर कहानी तो इंसानों की थी, उनके दर्द की थी। उनकी माँ को मारा गया, बाप को मारा गया, बच्चों को कुचला गया, कहानी तो उस बारे में थी। पर हम बात करते रहे एक ऐसी कहानी की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इतना धोखा दिया है हमने देश के लोगों को, पिछले 30-32 साल में इतना धोखा दिया है, मेरा दिल पीड़ा से भर जाता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगा, मुझसे अभी किसी ने पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैंने कहा मैं जिम्मेदार हूँ। और ये फिल्म मेरा प्रायश्चित है, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं एक राइटर हूँ। जब ये हुआ था तो मैंने क्यों नहीं कलम उठाई और कुछ लिखा, क्यों नहीं मैंने फिल्म बनाई? कुछ नहीं तो मैं कैमरा ले लेता और उससे भी कुछ शूट करके कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। इसलिए क्योंकि क्यों करूँ,
इससे मुझे क्या फ़ायदा है। लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा प्रायश्चित है। मैं आने वाली जनरेशन्स को इतना साहस और हिम्मत हो इस फिल्म से कि वो भी ये कहानियाँ सुनाने पे मजबूर हो जाएं। सर, जिस तरह से सिचुएशन चल रही है अभी ये यूक्रेन में, अगर बात की जाए उसकी, या फिर अपने देश की बात की जाए कर्नाटका में हिजाब को लेकर, उस पे आपकी क्या कुछ टेक होगी, क्या कुछ ओपिनियन है? देखिए, कर्नाटका में पहली बात तो वो हिजाब की कंट्रोवर्सी नहीं, वो बुर्के की कंट्रोवर्सी है। हिजाब तो सिर्फ सर में वो बांधने को कहते हैं, ये बुर्के की कंट्रोवर्सी है और मीडिया उसको झूठ मूठ हिजाब कंट्रोवर्सी इसलिए बोल रहा है कि फॉरेन में, अमेरिका और बाकी जगह में हिजाब वर्ड को लेके थोड़ी सेंसिटिव हैं लोग। बुर्का बोलेंगे तो वो लोग भी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। अमेरिका में बुर्का उर्का कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, हिजाब तक ठीक है। तो ये, पर मैं उसके अगेंस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने कश्मीर को बहुत गहरा अध्ययन किया। कश्मीर में अगर आप देखें तो 80 के पहले की जो लड़कियां थीं वो बिल्कुल आपसे भी ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनती। मॉडर्न का मतलब मेरा ये नहीं है कि कम कपड़े पहनना, मॉडर्न से मतलब वेस्टर्न जीन्स पहनती थी, शर्ट पहनती थी, टी शर्ट्स पहनती थी, हर तरह के कपड़े। और उन लोगों को ऐसा नहीं था कि कोई सोसाइटी बांध रही है कि तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उनको स्वतंत्रता थी। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उन लोगों ने फिर लड़कियों को मार मार के पीट के ये बोला कि अगर तुम पूरा बुर्का नहीं पहनोगी और आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए। देखिए वहाँ पे जाली वाला बुर्का, कई जगह पे इतना दिखता है आंखें, वो भी नहीं, यानी तुम कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए तुम्हें, जेल की तरह। और मार मार के उनको बुर्का पहनाना शुरू किया। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब ये प्रोसेस पूरी हो गई लड़कियों को बुर्का पहनाने की, आप एक महिला हैं, आप समझ सकती हैं, उसके बाद जो दूसरी लड़कियाँ थीं उन लोगों को बोला तुम तिलक लगाओ ताकि पता चले दूर से कि तुम हिंदू हो और हम तुमको पकड़ सकें। तो मुझे पता है ये कैसे शुरू होता है सारी दुनिया में। अफ़गानिस्तान, ईरान में देखिए आप, इराक में देखिए, वहाँ पे लड़कियाँ छोटे छोटे स्कर्ट पहनती थीं, बीचेस में बिकिनी पहन के जाती थी, उन सब की फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जब टेररिज्म घुसा वहाँ पे, ये इस्लामिक टेररिज्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जाते घुसते ही साथ सबसे पहले महिलाओं का और वीकर सेक्शंस को दबाता है, टॉर्चर करता है, उनको बुर्के के अंदर भर देता है। और फिर सारे जो मेल हैं, पेट्रियार्की जो है वो टेक ओवर कर लेती है और बंदूकों के सहारे फिर ना तो आपको गाने की आज़ादी है, ना डांस करने की आज़ादी है, ना कविता लिखने की आज़ादी है, ना एक्टिंग करने की, आपसे सारी आज़ादी छीन ली जाती है। और धीरे धीरे वहाँ से आर्ट, लिटरेचर सब खत्म हो जाता है और सिर्फ बंदूकों के राज में वही लोग रह पाते हैं जो उन बंदूकों के ऑर्डर को मानते हैं। इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। दैट्स द रीज़न। और ये यूक्रेन, ओके, थैंक यू सर। चलो कोई बात नहीं। बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मेरी शक्ल के पास करो। सर, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद इतनी कामयाब फिल्म में काम करने का ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है आपको। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़्यादा फोकस है और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है। और इसको पर्दे पर लाना, कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है, तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म के जो निर्देशक है हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने का? मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज niche, he has found his truth, and that's very 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 powerful. सर, अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या कुछ रहा है आपके लिए, ये जानना चाहूँगी। You see, just because आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं,
पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा के रखना, वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या अगर ना हुआ तो। सर आपसे और एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये कश्मीर फाइल में पूरी ये जो मतलब रिसर्च किया है, आपने सारी सच्चाई को आपने दर्शाने की कोशिश की है, जानना ये चाहूँगी कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये घटना हो सकती है, किसकी फॉल्ट लगती है? कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़ उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि किसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है और धीरे धीरे करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुँचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमान को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म। नमस्कार। थैंक यू। अरे तो आपको बताना चाहूँगी कि हमने अभी 20 मिनट का जो देखा है बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाली है, और जिस तरह से ट्रेलर हमने देखा वो भी दिल को छू जाने वाली है। ये इंसिडेंट जिस तरह से आप सच्चाई के साथ ला रहे हैं, द कश्मीर फाइल्स, क्या कुछ आप बोलना चाहते हैं ऑडियंस से? सबसे पहले ये मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म सच्चाई पर आधारित है। ये एक दिल से बनाई गई फिल्म है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दिल तक पहुंचेगी, और वो हो भी रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों के रिव्यूज़ देख चुका हूं। आप लोग जिस तरह से ट्रेलर को देख कर टच हुए हैं, उससे प्यार किया है, उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी फिल्म को हेल्प कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने में, उसके लिए थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म भी आपको जैसे ट्रेलर पसंद आया वैसे ही फिल्म भी पसंद आएगी। अगर कैरेक्टर की बात की जाए, जब आपको ये ऑफ़र किया गया था, क्या कुछ आप फर्स्ट थाउट था इसको लेकर, और जब ये कैरेक्टर आप निभा रहे थे क्या कुछ आप सोच रहे थे? जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफ़र किया गया था तो सबसे पहले मुझे याद है मैं पल्लवी मैम से मिला था और उन्होंने मुझे ऐसे ही वीडियोस दिखाए थे, जो भी आपने 20 मिनट्स के वीडियो देखे, जो रियल लोगों के साथ जो बीती उन पे आधारित थे। उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर शूट किया था और मैं नम रह गया था। शायद मैंने यहाँ भी देखा लोगों की आंखें भर आई थी वो सब देखने के बाद। तो मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। फिर मेरी मुलाकात विवेक सर से हुई और उन्होंने मुझे ज़्यादा क्योंकि मैं वो वीडियोस देखने के बाद कुछ बोलने की उसमें था नहीं, तो उन्होंने कहा मैं समझ सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त मुझे सेम एग्जैक्टली जो मैंने वीडियोस में देखा था, जो डायलॉग सुने थे, जो लोगों की बात सुनी थी, वही फिल्म के अंदर था। एक भी शब्द ना इधर से ना उधर से, क्योंकि विवेक सर ने बहुत ही खूबसूरती से वो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे और जो रियल हैं और जो रियल हुआ है। क्योंकि इसी वजह से अब आप देखें तो रील और रियल के बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है वो सब कुछ जो हुआ था। तो इस कैरेक्टर को प्ले करते वक्त मुझे बहुत कुछ ऐसे ही वीडियोस देखने पड़े जो बहुत पेनफुल थे, और जिससे मैंने शूट स्टार्ट किया था उससे फिल्म ख़त्म होने के 15-20 दिन बाद तक मुझे थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, क्योंकि वो कैरेक्टर ही थोड़ा सा चैलेंजिंग। ये कृष्णा पंडित का बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, क्योंकि स्टूडेंट है, बहुत सारी न्यूज़ से इधर से उधर से कुछ बातें सुनता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो वो जब उसके सामने कुछ उल्टा होता है तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है लाइफ। और तो वही है कि बहुत चैलेंजिंग रहा, लेकिन अभी प्यार मिल रहा है, तो या आई एम ग्लैड पीपल आर लाइकिंग इट। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी यूक्रेन में चल रहा है, उस पर क्या कुछ आपकी टेक होगी? एक्चुअली दिल टूट जाता है ये सब देखकर। मुझे लगा था कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि हम एक दूसरे के बगैर
जी नहीं सकते। हमें एक दूसरे के प्यार की ज़रूरत है, एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है। कोविड टाइम में यही हुआ था कि लोग सब भूल भाल कर एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे हर तरीके से। तो मुझे लगा था कि शायद हमें इससे सबक मिल जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। अभी तक हमारी इकोनॉमी उठी भी नहीं और हम कोविड से बाहर भी नहीं आए हैं, लेकिन अब देश लड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं आपस में, फिर से वही शुरू हो गया है। बट आई बिलीव कि ये सब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि प्यार बांटने से प्यार मिलता है, बढ़ता है, और प्यार से ही और एक दूसरे के सहारे से ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। या अभी जैसे अपने देश में कर्नाटका में हिजाब को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, आपकी उसमें क्या कुछ ओपिनियन? जैसे मैंने बताया कि वो समझ नहीं आ रहा कि लोग क्यों ऐसा हर चीज़ पे अभी टची होते जा रहे हैं और इशू बनाते जा रहे हैं। सो अपने शो को लेकर और क्या कुछ ऑडियंस से आप अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हमारी फिल्म को ये है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एक एक चीज़ जो फिल्म में आप देखेंगे वो आप पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं, वो रियल में हुआ था। और इस फिल्म का मकसद ये है कि ऐसा कभी किसी भी कौम के साथ या किसी भी इंसान के साथ आगे ना हो। हम इससे सीख लें, हम एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें और एक दूसरे की हेल्प करें, तभी हम लोग सरवाइव कर पाएंगे और आगे जीवन में खुश रह पाएंगे। तो मैं ये फिल्म आपको ये सीख देगी और ये देगी कि जब इंसानियत ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो वो ख़त्म नहीं होने देना है। हमें एक दूसरे से प्यार करना है। तो आप लोग इस फिल्म को देखिए और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो मैम, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ट्रेलर मैंने देखा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मतलब मैं कनेक्ट हो गई, और जिस तरह से अभी मैंने 20 मिनट का वो जो आपने दिखाया वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर दिया। आपसे जानना चाहूँगी, आप ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे द कश्मीर फाइल को लेकर? मेरे ख्याल से नाम में ही सब कुछ है, और लोग आएँ फिल्म देखें तो बस उन्हें पता चलेगा। बाकी कश्मीर के बारे में और क्या बोल सकते हैं। आई थिंक हमारे ट्रेलर में ही जितना बोलना था वो हम बोल चुके हैं। मैम, अगर आपके कैरेक्टर के बारे में बात की जाए, जिस तरह से आप कैरेक्टर को निभा रही हैं, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगी? देखिए, आज तक आपने शायद मुझे जिन किरदारों में देखा, आई वाज ऑलवेज प्लेड अ गोडी टू शूज़, और मैं कहीं बहुत ऊब चुकी थी उन कैरेक्टर्स से, क्योंकि फिर कोई मज़ा नहीं आता करने में। यू डूइंग जस्ट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। बट विद विवेक आई थिंक ही गिव्स मी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, और जो लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो जब आप उनको दिखाते हैं तो इट बिकम्स अ चैलेंज, एंड it's a very interesting process to get into the skin of these characters, because I'm not that person at all. Like कल को मुझे किसी ड्रग एडिक्ट का रोल करना होगा, या रैग पिकर का रोल करना होगा, या किसी प्रोस्टिट्यूट का रोल करना होगा, there is no way that I can identify with these people, but I will have to, that process becomes very interesting. I have to get under the skin of that character and become them. So because it is nothing like me, the process becomes very interesting, और फिर उसमें आप हार्ड वर्क भी करते हैं उतना, तो इसलिए ये कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। दे बिकम अ चैलेंज। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं पूरे कितने 2 घंटे के 3 घंटे के मुझे नहीं मालूम, 3 घंटे, मैं 2.5 घंटे आंखें नहीं हटा सका फ्रेम से। इतनी एनग्रॉसिंग बात है, परफॉर्मेंस सुपर्ब है, और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री का, जिसने 30 साल पुराना सत्य, तू इधर आ, एक में भैया, एक उधर से, तो मैं विवेक जी की तारीफ़ करना चाहूँगा, जिन्होंने 30 साल पुराना सच लोगों के सामने लाया। ये सच ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं कि अगर आप गलत न्यूज़ दो तो आप पाप कर रहे हो, लेकिन अगर आप सच न्यूज़ हो उसको छुपा के रखो तो उससे भी बड़ा पाप होता है। क्यों छुपाया गया 30 सालों से, क्यों छुपाया गया 30 सालों से हमें इस सत्य से? मैं तो जानता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में भी ये हुआ है, मेरी फैमिली में भी ऐसे विस्थापित हुई है फैमिली मेरे वहाँ से मेरे, तो मुझे पता है, मैंने कहानियाँ सुनी हुई हैं। लेकिन एक कॉमन मैन तो यही समझता है कि भाई उस कॉमन मैन को ये कोई समझाएगा कि अपने ही देश के एक कमरे से निकलकर एक दूसरी कमरे में आप जा रहे हो और आपको शरणार्थी बोला जा रहा है। 30 साल तक वो शरणार्थी हैं। पाकिस्तान से आए तो समझ में आता है कि चलो पाकिस्तान से आए तो आप शरणार्थी हैं, लेकिन मेरे देश में से कश्मीर, जिसमें मैं हर साल जाता था, एवरी सेकेंड ईयर मेरे बड़े भाई साहब हमें श्रीनगर लेके जाते थे, पहलगाम लेके जाते थे, उसके जैसी जगह नहीं है हिंदुस्तान में।
उसके अंदर हम रहते हैं वहाँ धीरे धीरे। कभी कभी मुझे याद है उस वक्त कुछ लोग कहते थे कि ये लोग ये जो बेचते हैं ना, जो चेरी वेरी, वो पूछते हैं अरे हिंदुस्तान से आए हो। अब वहाँ पहली बार लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ इतनी बड़ी लेवल पे गई है। मुझे हैरानी है कि किसी ने, और मुझे सरकार से भी हैरानी है, सरकार को भी मैं दोषी ठहराऊंगा कि क्यों आपने 30 सालों तक इन लोगों को वापस उनके घर तक नहीं पहुँचाया, क्यों नहीं घर दिया उनको, क्यों? और अगर मोदी जी ने भी कहा था अपने 2014 के इलेक्शन जब जीत कर आए थे, बोला मैं हिंदू पंडितों को स्थापित करूंगा। मैंने कहा था अगर ये कर जाएंगे ना तो ये सुपर हीरो बन जाएंगे, शक्तिमान बन जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। 8 साल बीत गए हैं, अभी भी एक मेकर को एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कई बड़े बड़े प्रमोशन नहीं करने दे रहे हैं, और मुझे हैरानी है उन बड़े बड़े जो सो कॉल्ड प्रमोट करते हैं अपने शो में पिक्चरों को, वो इनको नहीं करने दे रहा। ये मुझे अंदर की बात बताई गई है, विवेक अग्निहोत्री ने खुद भी कहा है। और एक हैरानी की बात मैं कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस डायरेक्टर को जानता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट से ही है, कश्मीरी पंडित खुद है। उनकी पत्नी का मैंने रिव्यू पढ़ा, मुझे हैरानी हुई कि क्या सोचकर आप कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही कि ये सच हर शख्स तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे हैरानी है कि भाई ये क्यों नहीं इसको, और इसलिए ये खुशी है कि आगे आप कह रहे हैं कि भाई ये कौन बोल रहा है, ये कौन है, ये माइक है? ओके चलिए, तो आई एम सॉरी। तो मैं कह रहा था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस न्यूज़ हैज़ टू रीच एवरी, और टैक्स फ्री हो रहा है। मुझे बताया गया कि लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं, स्टेट ने, कुछ स्टेट्स ने कर भी दिया है। मैं चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान में टैक्स फ्री करिए, इस फिल्म को प्रमोट करिए। अगर ये बड़े बड़े प्रमोटर्स प्रमोट नहीं करते, एक बड़े हमारे इंडस्ट्री में लोग पता नहीं क्यों अपने आप को भारत से अलग प्रूव करते। अगर ये भारतवासियों का दुख आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे देश के वासी नहीं हैं। अगर उनमें से भी ये लोग प्रमोट नहीं करते तो इस फिल्म को पब्लिक प्रमोट करेगी। जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, आपने भी रिव्यूज़ देखे होंगे, इवन कॉमन मैन के रिव्यूज़ भी ऐसे आ रहे हैं। आई थिंक ये प्रमोशन पूरी पब्लिक करे और पब्लिक देखे, और मैं समझता हूँ ये फिल्म बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बने, क्योंकि ये एक मकसद, एक छूटा हुआ लक्ष्य जिसको सरकार भी भूल गई। जब हुई थी, मैं समझता 1990 उस वक़्त सरकार कोई और थी, उस वक़्त नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार आई, फिर भी नहीं कुछ हुआ। लोग अपने अपने जगह पर क्यों? सो आई होप दैट दिस फिल्म रीचेस टू मासेस एंड इट रीचेस टू एवरीबडी। इट इज़ रीचिंग ग्लोबली। मैंने सुना इवन वर्ल्ड में भी लोग उसको, लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये वर्ल्ड क्लास फिल्म बनी है। ये हमारी कॉमन 300 करोड़ की फिल्म नहीं है। 200 करोड़ की एक फिल्म अभी भी रिलीज़ हुई है जिसका नाम राधे श्याम, नाम इतना अच्छा रखा है, बट मैंने उसका भी रिव्यू पढ़ा तो थोड़ा सा निराशाजनक बात की। पैसे खर्च करने से फिल्म नहीं बनती। शक्तिमान पैसे खर्च करके नहीं बनी थी, स्टोरी थी ये। यस, और कोई मुद्दा ऐसा है जो अभी तक आपको लग रहा है कि छुपा हुआ है, लोगों के सामने आनी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए उस पर? और मुद्दा बिसाइड्स दिस कश्मीर? कश्मीर और भी कोई ओवरऑल कोई भी ऐसा मुद्दा जो जानना जरूरी है देश कश्मीर के बारे में? कि कश्मीर या कोई भी देश में कोई भी मुद्दा उठा लीजिए साहब। ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं जो सबसे स्पेशल लग रहा हो कि बहुत लेट हो रही है, उस पर आनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि भी आर्टिकल 370 आ गया है, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। इट हैज़ टू बी। मैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचती। बहुत से मुद्दे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम चेंज होना चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम चेंज होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री होना चाहिए। आज अगर हमारे देश की एक ही भाषा होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं हिंदी है, और लोग कहते हैं नहीं साहब साउथ उसको वो करता है, अपोज करता है। साहब करने दो ना, क्या हमारा देश एक है? हमारा देश साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नहीं है। वल्लभ भाई पटेल एक सार्वभौमिक राष्ट्र बनाकर गए थे ना, एक राष्ट्र। उसमें अगर बीच में अगर उधर से ममता वहाँ से कुछ बोले, साउथ वाले कुछ बोले, केरला वाले कुछ बोले और सरकार चुप रहे, नहीं साहब चुप कराइए, डंडे से चुप कराइए उनको। मैं ओपनली बोलता हूँ, देश में अभी एक ऑनेस्ट डंडा चाहिए। अच्छी बातें पास नहीं होती, पार्लियामेंट में करोड़ों रुपये का लॉस हो जाता है, कुछ काम नहीं होता, तो वो करने की ज़रूरत है, एक पावरफुल सरकार। इसलिए मैं कहता हूँ कल इलेक्शन जो आया, यूपी का इलेक्शन, वो सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, देश की जीत है। प्रचंड बहुमतों से आया। मैं चाहता हूं कि एवरी स्टेट में
अभी रूलिंग सरकार, मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मैं बीजेपी का हूँ या मैं कांग्रेस का नहीं हूँ या सपा का नहीं हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि देश को एक स्थिर सरकार चाहिए। 75% जब तक मेजोरिटी लेके वोट नहीं आएगी तब तक देश का कुछ नहीं होगा। यही होता रहेगा, वो उधर से वो खींचेगा, उधर से करेगा। सो आप पूछते क्या होना चाहिए, मैं समझता हूँ एक ऑनेस्ट डंडा होना चाहिए देश में जो असली बातों को ठीक करे। जी, हिजाब को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है अपने देश में, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आपसे? सर देखिए, धार्मिक मामले इतने हैं कि भड़काने में टाइम नहीं लगता। ये पॉलिटिक्स और ये राजनीतिज्ञ हैं जिनका माफ़ करना एक ही धर्म है, कैसे जीता जाए। ऑपोजिशन चाहती है कि मैं टांग मार के जो शासन कर रहा है उसको गिरा दूं और फिर बैठ जाऊं। करोगे क्या आप? हमने भी आपकी हिस्ट्री देखी हुई है। सो आप जो अच्छे काम है उसकी प्रशंसा कीजिए, बुरे काम को आप बुरा ही करिए। लेकिन यहाँ 100% बातों को आप बुरा बोलोगे तो लगेगा कि आपके मन में खोट है। तो ये हिजाब का केस हो या कोई भी केस हो, ऐसा टू द मेन पॉइंट ठीक है, लेकिन जब ये पार्टी पकड़ती है, वो पार्टी पकड़ती है और फिर जब झगड़ा करती है ना, तो वो मसला साइड में रह जाता है और सीटें गिनने की बात में आ जाती है। ओके, अगर द कश्मीर फाइल्स की बात की जाए, परफॉर्मेंस वाइज किस तरह से आप बताना चाहेंगे? ये मिथुन दा हो गए, अनुपम खेर हो गए, दर्शन रावल हो गए, पल्लवी जोशी हो गई, किस तरह से आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं परफॉर्मेंस करूँ, सबने बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस किया है। मैं अनुपम जी तो डेफिनेटली ग्रेट ही किया है, लड़की ने भी ग्रेट किया है जिसका नाम पल्लवी जोशी है, वेरी फाइन एक्ट्रेस। नेगेटिव होते हुए भी उसने कोशिश की है उसको पॉजिटिव बनाने की अपने तरफ से, उसको बिलीफ बोलते हैं। जैसे चौधरी सारंग सबको गोली मारता था लेकिन वो अपने आप को बोलता था मैं पॉजिटिव हूँ। शी डिड दैट, बट द क्रेडिट गोज टू दैट बॉय विच आई हैव नेवर सीन बिफोर, दर्शन। मुझे नहीं पता कि कौन सी फिल्में की उसने, बट लास्ट की 10 मिनट की स्पीच वॉज टेरिफिक। ओके, जैसे कि बॉलीवुड को माना जाता है आईना, सच का आईना, लेकिन कश्मीर फाइल को बनाने को उनको 30 साल क्यों लग गया? सर देखिए बहन जी, आपको एक बात बताऊं, एक ज़माना था जब 2 बीघा ज़मीन बनती थी, गुमराह बनती थी, दहेज के ऊपर फिल्म बनती थी और हम कहते थे फिल्में जो हैं वो समाज का आईना है। आजकल फिल्में एक प्लेटफॉर्म हो गई है लोगों को बिगाड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। आप ऐसी ग्लैमराइज बातें करती हैं, यूथ बिगड़ रहा है। आज का जो सोशल मीडिया है उसने इतना बिगाड़ दिया। सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि फिल्म जो है वो समाज का आईना है। आज उल्टा हो गया, आज फिल्म बच्चों को सिखा रहा है। ऐसी ऐड बनती है जहाँ कहते हैं दूर दूर बैठो, नज़दीक मत बैठो, हमारा एक जुड़ा परिवार को तोड़ते। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग समवेयर वेयर यू नीड टू हैव सेंसर ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑल्सो, सेंसर ऑन। मैं तो आपके सामने मुंह पे बोलता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल्स को भी सेंसर करना चाहिए क्योंकि आप नेगेटिव न्यूज़ बहुत दिखाते हैं। ओके, जैसे कि जिन्होंने कश्मीर फाइल मूवी देखी, जो कश्मीरी पंडित थे, वो काफ़ी जन रो पड़े, तो आप कितना फील करते हैं उनके पेन को? मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी के हिसाब से मेरा दिल बहुत टच किया है। मेरे घर में एक मेरे भतीजे की वाइफ वहाँ से श्रीनगर से उनके परिवार को भागा है, तो मुझे रियलिटी मालूम है। आंसू आए नहीं बट अप्रिसिएशन मेरे को बहुत आया। एक चीज़ में तालियां बजी थी लास्ट में जो फिल्म की, उसमें मेरी भी एक ताली थी। सो डेफिनेटली फिल्म इज़ विवेक अग्निहोत्री हैज़ डन एंड शिद्दत से फिल्म बनाई है। ये फिल्म इतनी आसानी से नहीं बनी है। ये फिल्म की एक शॉट्स आप देखिए, शूट करने को बहुत टाइम लगा होगा और ये एक ने उठाया है, तो मैं उसको कहूँगा विजयी भाव। और ये फिल्म सब तक पहुंचनी चाहिए और ये कश्मीरियों को इज़्ज़त के साथ में श्रीनगर ला के जाना चाहिए। मिलिट्री के टैंक्स खड़े कर दो सामने और उनको प्रोटेक्शन दो। आई होप दिस फिल्म इज़ अ स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। मैडम वेट करो ना, थोड़ा सा रुको, धीरे से आपका वेट कर रहे हैं आप। हाँ, ऐसा मत करो। कौन सा फिल्म देखने जा रहे हैं? कौन सा फिल्म देखने जा रहे हैं? इतना तो बता दो। कश्मीर फाइल तो नहीं देखने जा रहे हैं? कश्मीर फाइल क्या बोलना चाहेंगे कश्मीर फाइल के बारे में? ध्यान से क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहूँगी? कश्मीर फाइल के बारे में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट बहुत अच्छा रिस्पांस मिल थोड़ा रहा मार्क्स है। नीचे कर लो मैडम। Congratulations to the entire team, to the director and to Anupam sir. उर्वशी मैम, Yes. मैम एक मम्मी आप पूछ लीजिए। मम्मी जी उर्वशी जी पीछे तो देखिए, कैमरा साइड अरे रुको।
आप लोग नंबर नहीं दबाया। फाइनल कॉल गया। हमने देखी नहीं अभी तक, लेकिन ज़रूर देखना चाहेंगे। आज कल में जब भी टाइम मिलेगा विल बी श्योरली गोइंग टू वॉच इट। मेरे डैड ने देखी है, बट आई डोंट नो, मैं खुद जाकर देखती हूँ कैसी मूवी है, बहुत सुना है इसके बारे में। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि इसको कोई प्रमोशन नहीं मिला, कुछ भी चाहिए नहीं, बट इट हैज़ पब्लिक लोगों ने प्रमोशन, इट हैज़ गॉट इनडायरेक्ट प्रमोशन। इसको प्रमोट नहीं किया। It is a very No, indirect it's a- promotion. That's what he said is right. No, it's not. इसको कोई पैसा नहीं होगा, कोई प्रमोशन नहीं मिला। विवेक अग्निहोत्री is doing everything possible to promote the film, and that's how it has got so good reviews. मतलब पब्लिक के रिव्यूज़ मिला के और विवेक डायरेक्टर के रिव्यूज़ मिला के सब कुछ, I think it's going good promotion. पब्लिक वर्ड ऑफ माउथ ऑब्वियसली है, लेकिन और वर्ड ऑफ माउथ के लिए ही हम लोग देखने जाएंगे। जैसे कि राधे श्याम को बंगो बाई काफ़ी चल रहा था, काफ़ी उसका प्रमोशन हुआ, ये सब हुआ, लेकिन क्या बोलते हैं 600 थिएटर्स में रिलीज हुई थी कश्मीर फाइल्स, वो सबको पिछाड़ते हुए कश्मीर फाइल अभी 3000 थिएटर्स में रिलीज हुई। That's a big thing. बिकॉज आई थिंक गुजरात गवर्नमेंट ने और एक और गवर्नमेंट ने तो टैक्स फ्री भी कर दिया, तो ऑब्वियसली It's a sensitive matter कंटेंट जहाँ पे अच्छा because of होगा, the content, yes. कंटेंट जहाँ पे अच्छा होगा तो कोई भी फिल्म And चलेगी। it's a national content. तो it's a हमारे very- नेशनल कंटेंट पर बनी है, मतलब तो डेफिनेटली यू नो नेशन इज सपोर्टिंग इट। फिल्म में कहा जा रहा था कि बहुत बड़े स्टार ने कपिल शर्मा की तरफ इस तरह का मैसेज आया, तो इस क्या Yeah, I mean, let's talk about the awards because I don't want to get into controversy. Kapil is a dear friend and जहाँ तक मुझे लगता है वो तो बहुत स्वीट बंदा है, ऐसा कभी बोलेगा नहीं। बट कपिल ऑल्सो ट्वीटेड बैक दैट एक साइड की स्टोरी सुन के डिसीजन मत लीजिए। ही ऑल्सो ट्वीटेड बैक, सो वी शुड ऑल्सो लिसन टू हिज साइड स्टोरी एंड नॉट मेक कमेंट्स ओवर इट। One of the most humble person, yeah, Kapil. Why would he do that? So yeah, let's get back to the awards. Thank you so much. So you don't have anything to ask about the awards, right? Kashmir Files. Thank you. Even they don't know much about क्या पूछोगे। चलो भाई, थैंक यू। मैं सिर्फ अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये यथार्थ है, बहुत ही सत्य है, और ये जो कड़वा सच है ये लोगों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। और ये विवेक अग्निहोत्री साहब ने ये जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यू नो, ही डिज़र्व्स ऑल द क्रेडिट टू ब्रिंग दिस स्टोरी आउट। बहुत ही बढ़िया बात है। और देखिए, ये बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दारुण है, इतनी इमोशनल कहानी है ये कि जो सत्य है। आप देखेंगे कि मेरा तो ये कहना है, ज़रूरी ये चाहता हूँ कि अपने दर्शकों से कि हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह एक मास एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड किया गया, एक कम्युनिटी को मार मार के भगा दिया गया, ताकि ये लोगों को दिल दहला देने वाला जो ये सब्जेक्ट है लोगों तक पहुँचे, बिकॉज और ताकि इस तरह की दोबारा घटना हमारे देश में फिर ना हो। यही रीज़न है कि हम सब इस कॉज से जुड़े हैं और हमने ये विवेक साहब ने ये फिल्म बनाई है, बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। जिस तरह से आपने कहा कि ये कड़वा सच है, सो कहाँ आपको लगता है किसकी गलती है, क्या कुछ फॉल्ट है जिस तरह से ये स्टोरी बन के देखिए, आप जब फिल्म देखेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि किसने, देखिए जो जेनोसाइड हुआ, जो मास एक्सोडस, जो आप देखेंगे जो एक कम्युनिटी को जो प्रोसिक्यूट किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है। ज्यूस के साथ हुआ हमारे देश में। आप देखिए, पार्टीशन से पहले, बिकॉज मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो दादाजी थे, वो रावलपिंडी के थे, सियालकोट के थे, पेशावर के थे, तो किस तरह वे रातों रात उनको एक भाई देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उन्हें पाकिस्तान छोड़कर, जो हमारा जो हिंदुस्तान था वो वेस्टर्न पंजाब था, उसे छोड़ के वहाँ आना पड़ा। तो मैंने तो कहानी सुनी थी यार, कितना मतलब एक कपड़ों में सब कुछ, घर बार हर चीज़ छोड़ के वो आ गए थे, तो एक डिस्प्लेस हो गए थे। उसके बाद में फिर 1990 के दशक में पता चला कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को मार मार के बाहर निकाला जा रहा है, जस्ट बिकॉज आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आप देखेंगे क्या क्या हुआ। और तो ये जो सच था, ये जो कड़वा सच है, ये लोगों तक लाना बहुत ही ज़रूरी था। देर आए दुरुस्त आए, 30 वर्षों बाद या 35 वर्षों बाद, ये कितने ऑलमोस्ट दिस इज 32 ईयर्स के बाद ये फिल्म जो है वो 89 में शुरू हो गया था, ये फिल्म आ रही है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आनी चाहिए फिल्म।
ताकि लोगों को पता चले और हम जो है इस तरह की दोबारा ऐसा जो जेनोसाइड ये नहीं होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में हर भारतीय को रहने का अधिकार है और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, जिस तरह से यूक्रेन में हो रहा है उस पर आपकी क्या कुछ टेक होगी, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? देखिए, वो वहाँ का मसला है, डेफिनेटली वो है। ये मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी पर भी अतिशयोक्ति या एग्रेशन या वॉर जो है वो मसला, वो समस्या का समाधान नहीं है। बिकॉज जब एक युद्ध जो वॉर होता है तो जो आप देखिए जो घाव तो जो है जो माताओं को, बहनों को, बच्चों पे इसका जो असर है वो केवल उन्हीं पर नहीं पड़ेगा, पूरे विश्व पर पड़ेगा। और वॉर चीज़ ही ख़राब है। तो देखिए बाद में तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो हाथ मिला लेंगे, हाँ, लोग पेपरों में लिख देंगे, सब लिख देंगे, लेकिन जो अपना बेटा खोएगा, जो अपना पति खोएगा, जो अपना बाप खोएगा, उनका दुख तो वैसा वैसा रहेगा। ये है। और ये जो हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि रशिया का ये भी एक रिएक्शन है जो उन्होंने किया है। अगर आप उनका पढ़ें तो वो किसी हद तक वो गलत नहीं है। उनको लगता है कि भाई आप ये जो बिग डैडी अप्रोच क्यों है, आपने इराक को इन्वेड किया और उसको नेस्तो नाबूद कर दिया, उस मुल्क को, सिर्फ ये इस प्रिटेक्स्ट पर कि ये इस कंट्री में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। आपने पूरे मुल्क को नेस्तो नाबूद कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो आपने कहा कि नहीं, सॉरी, आवर इंटेलिजेंस फेल्ड अस। लेकिन जो लोग मरे उनका क्या? तो ये जो बिग डैडी अप्रोच है जिसके खिलाफ रशिया ने आवाज़ उठाई है, बहुत सही किया, और उन्हें क्यों नहीं करेंगे। तो ये जो लोगों का मरना, ये बिल्कुल सही नहीं, मैं ये मानता हूँ। और बस मैं तो चाहूँगा कि जितने ये युद्ध जो है ये समाप्त हो फटाफट, बिकॉज ये न केवल उन पर, ये हम पर भी, पूरी दुनिया पर इसका वो होगा। और वॉर इज़ नॉट द आंसर फॉर एनी प्रॉब्लम। बैठ के डायलॉग में करके इसको तय करना चाहिए। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि बहुत जल्द ये ख़त्म हो। हमारे देश में कर्नाटका में अभी हिजाब को लेकर भी काफ़ी चर्चे चल रहे हैं, कंट्रोवर्सी हो रही है, उस पर आपकी क्या कुछ है? हाँ, पहली बात है, देखिए ना, ये तो क्या, ये जो लोग हैं ये बार बार हमारे देश में मतलब अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कहीं भी हिजाब का जिक्र नहीं है। वो हिजाब कहते हैं परहेज़ से। क्या इंसान का जो परहेज़ है, हिजाब बुराई से होना चाहिए, बदी से होना चाहिए, ये है। एंड इट इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट। तो ये खामखा भाई आप अपना आप पहनिए। आप अगर आप एक बिलीव करते हैं, आप घर पे हैं, आप बाहर घूमने जा रहे हैं, करिए। लेकिन स्कूल्स जो हैं, जो एक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक जो ड्रेस कोड है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। कल अगर अपना दिगंबर जो हैं वो आगे कहीं जी नागा साधु के हम पूरे वैसे आना चाहेंगे, क्या हम उन्हें अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये बिल्कुल जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये ज़िंदा रखने के लिए, ये जो तबके हमारे देश को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। और ये बहुत ही, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पहले भी था कि इट इज़ नॉट एन एसेंशियल। ये आप पहना, आप घर में पहनिए, आप बाहर रहिए। और औरतों पे जो ये जो पाबंदी लग रही है, क्योंकि वे जो लोग इस तरह की, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।